हेलो डियर फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि गवर्नेंस पर मैं आगे भी टॉपिक लेता रहूँगा। आज हम लोग ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यानी पारदर्शिता और जवाबदेहिता के तहत गवर्नेंस के अंतर्गत ही भ्रष्टाचार पर चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत हमने एक हालिया घटना से किया है, जो आप देख सकते हैं कि कल गोपालगंज बिहार राज्य के सारण तट पर बना पुल पानी के तीव्र बहाव के कारण टूटकर बह गया। इसके निर्माण पर लगभग 264 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अभी लगभग 720 घंटे, एक माह के आसपास, आप 29 दिन कह सकते हैं, बाद ही राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। यानी कहने का तात्पर्य है कि 29 दिन अभी हुआ इसका उद्घाटन किए हुए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया था, लेकिन जिस पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए और लोगों की आवाजाही के लिए इसे बनाया गया था, वह उसी पानी के बहाव में ये खुद ही बह गया। अब आप समझ सकते हैं कि जाहिर है कि पिछले 8 महीने से इस पर काम हो रहा था, और जिन इंजीनियर और जिन नेताओं की मिली भगत के कारण ये हुआ है, मैं समझता हूं कि अब उनकी जवाबदेही तय करने का समय आ गया है। यहीं से निकलता है भ्रष्टाचार का मसला। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए, आगे दिया हुआ इससे दो बातें स्पष्ट हैं कि नौकरशाही व नेताओं का भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है, चाहे वो सुशासन बाबू हों या कोई भी हो, किसी भी दल की सरकार हो। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो संस्थानिक मैकेनिज्म है, जो संस्थाएं हैं, जो कानून हैं, वो भी ये निष्प्रभावी होती नज़र आ रही हैं। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के मन में डर नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा एम्बोल्डेंड हुआ है, पहले से ज़्यादा जो है उसके अंदर घमंड और अहंकार आया है। और वो कोशिश यही करता है कि भाई हम जितना भी अपना खजाना भर सकते हैं भरें, जनता चाहे बिलबिलाती रहे, कुछ भी करती रहे, हमारा क्या बिगाड़ेगी, हमारी तो नौकरी पक्की है। और नेता सोचता है कि भाई जनता तो मूर्ख है, इसको चुनाव के दौरान हम मूर्ख बना देंगे, और तत्काल के लिए वो इन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से पगार ले करके अपना खजाना भरता, अपना पॉकेट भरता है। अब आप देखिए, आगे दिया हुआ है, वास्तव में सरकारी नौकरी का यही आकर्षण युवा वर्ग को अपनी ओर खींचता है। ओपी द्विवेदी व बीबी जैन, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, इन्हीं के अध्ययन पर यह आधारित है। इनका जिक्र आगे भी हम लोगों ने एक दूसरे संदर्भ में किया है। आगे देखिए, कारण, अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के अध्ययन के अनुसार भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण यह है कि अधिकारियों को जो विवेकी अधिकार मिला हुआ, यानी नौकरशाहों के पास जो विवेकी अधिकार है, डिस्क्रिशनरी पावर है, उसके अनुसार वो जब चाहे फाइल निपटा दें, जब चाहे फाइल लटका दें। और फाइल लटकाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य होता है कि उनका पॉकेट गर्म किया जाए, और तब जा कर के वो फाइल पर साइन करते हैं, फाइल को आगे बढ़ाते हैं। चूँकि हम हर आम आदमी की ज़रूरत के लिए इन्हीं के पास जाते हैं, यानी कि सरकारी तंत्र का इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया है आदमी के आम जीवन पर, जिसको गवर्नमेंटलाइजेशन कहते हैं, सरकारीकरण कहते हैं, कि आदमी को किसी भी काम के लिए, चाहे वो खसरा खतौनी हो, या वो कोई और स्वास्थ्य से संबंधित मामला हो, शिक्षा से संबंधित मामला हो, या वो कानून और व्यवस्था से संबंधित मामला हो, हर काम के लिए हमको किसी न किसी सरकारी मुलाजिम के पास जाना ही पड़ता है। और जब वहाँ हम लोग जाते हैं तो हम लोग उनके लिए ग्राहक होते हैं। और वो भी किस तरह के ग्राहक, नोचने, मतलब वो जितना सोचते हैं हम अपना इनका बेजा इस्तेमाल करके, इनका शोषण करके अपना पॉकेट भर सकते हैं, उतना वो भरने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इस पर आधारित है सीपी भांबरी, ओपी द्विवेदी और बीबी जैन, इन लोगों ने इस पर व्यापक अध्ययन किया है, जिसमें ओपी द्विवेदी और बीबी जैन तो कहते हैं भाई इंदिरा गांधी के समय में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, यानी नौकरशाही प्रतिबद्ध उसे कहेंगे, या यूं कह लें कि कमिटेड उस नौकरशाही को कहेंगे जो सत्ता में धारी दल है उसके एजेंट के रूप में काम करे, उसके नीतियों के का न केवल कार्यान्वयन करे और प्रचार प्रसार करे, बल्कि वो उस पार्टी के विचारधारा के प्रति समर्पित भी हो। तो इसी को प्रतिबद्ध नौकरशाही कहा गया। और वास्तव में ये 70 का दशक भ्रष्टाचार के, चूँकि इसी दौरान वो हुआ, अपराधीकरण हुआ राजनीति का, तो 70 का दशक भ्रष्टाचार के लिए एक प्रकार से फ्लड गेट माना जाता है। यहीं से भ्रष्टाचार पूरी तरह से फला फूला आगे चल करके भारतीय प्रणाली में। अब आगे देखिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो संस्थानिक उपकरण है भारत में, उसमें लोकपाल है, लोकायुक्त है। इनका जिक्र आपके वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में भी किया गया था, और मनमोहन सिंह की सरकार ने ही 2013 में
सत्ता जाने के पहले 2014 में उनकी सत्ता गई थी। 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित करवाए थे या विधेयक पारित करवाए थे। ये कहा जाता है कि अन्ना हजारे का इस पर प्रभाव सीधा देखा जा सकता है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो उनका मूवमेंट था उसका सीधा असर इस पर देखा जा सकता है। तीसरी संस्था है सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी वित्तीय सूचना इकाई और प्रवर्तन निदेशालय। ये अन्य इकाइयां हैं जो केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं। राज्य सरकार के जो अधीन काम करती हैं उसमें आपकी सीबीसीआईडी है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, एंटी करप्शन ब्यूरो है। ये राज्य स्तर पर काम करते हैं। इसके अलावे देखिए पांचवा, प्रशासनिक सुधार आयोग या डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधार विभाग भी इसको कह सकते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, विसिल ब्लोअर, ये एक्ट 2011 में ही पारित कर दिया गया था। ये भी अन्ना हजारे के प्रभाव तले किया गया था। फिर 2013 में जो लोकायुक्त विधेयक पारित कराया गया था उसके साथ भी विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पारित कराया गया था। इसके अलावा देखिए जो इनकम टैक्स महानिदेशालय है, डायरेक्टरेट जनरल है, उसका एक इन्वेस्टिगेशन विंग है जिसको आयकर अन्वेषण महानिदेशालय कहते हैं और यह भी भ्रष्टाचार की जांच करता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिसार है, कन्वेंशन है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जो केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाता है या केंद्र सरकार इसको लागू करने के लिए उत्तरदायी है, इसकी शर्तों को। और यह भी एक संस्थानिक व्यवस्था ही है, कैबिनेट सचिवालय के अधीन इसे रखा गया है और उसी की निगरानी में इसे लागू किया जाता है। अब कुछ कानूनी ढांचा है जैसे इंडियन पीनल कोड है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, बेनामी लेन देन जिसे 2015 में मोदी सरकार ने पारित कराया था ये अधिनियम है, या अभी एब्सकॉन्डर्स यानी जो भगोड़े हैं, यहाँ का पैसा लूट कर बाहर भाग जाते हैं, नीरव मोदी वगैरह जैसे लोग, उनकी संपत्ति जब्त करने के संबंध में देश के भीतर और देश के बाहर भी ये कानून पारित करवाया है और उसके तहत इनकी संपत्तियां अटैच भी की गई हैं, चाहे ये हों, चाहे ये मेहुल चोकसी हों या और भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी संपत्तियां इनके तहत जब्त की गई हैं। अब इसके द्वारा जो है आप आगे देख लीजिए, कुछ गैर सरकारी संगठन हैं जो एनजीओज हैं जो कि सरकार और लोगों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। उनमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी है। इसके द्वारा जारी किए गए आंकड़े, इन आंकड़ों के आधार पर ये पता चलता है कि देश में भ्रष्टाचार की इंटेंसिटी, जो तीव्रता है, जो गंभीरता है, वो कितनी है, वो कितने जड़ तक है और फिर उसे कैसे दूर किया जाए। इसके अलावा अन्ना हजारे ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो गठित किया था वो भी एक एनजीओ है। अस्त्र है, फिफ्थ पिलर है, जनतंत्र मोर्चा है, भारत स्वाभिमान मंच है बाबा रामदेव का। ये तमाम इस तरह के एनजीओ हैं जो कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए काम करते हैं। अब आगे देखिए, भ्रष्टाचार मुक्ति के कुछ अन्य उपाय भी हैं जैसे चुनाव सुधार। चुनाव सुधार में बहुत सारे पहलू हैं जैसे निर्वाचन हेतु स्टेट फंडिंग। इंद्रजीत गुप्ता समिति ने 1996 में इसका सुझाव दिया था कि राज्य को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देना चाहिए पार्टियों को, इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। लोकसभा व विधानसभा के एक साथ यदि चुनाव कराए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में एक तो बार बार चुनाव के लिए धन की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो राजनीतिक अस्थिरता है उससे मुक्ति मिलेगी, आया राम गया राम से मुक्ति मिलेगी। यह भी भ्रष्टाचार पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, लिली थॉमस केस में है, पीयूसीएल केस में है, ये जन चौकीदार केस में है। इनमें तमाम ऐसे फैसले हैं जो जिनके आधार पर यह कोशिश किया गया है, निर्वाचन आयोग इन फैसलों के आधार पर यह कोशिश करता है कि जो स्वच्छ छवि वाले लोग हैं, जिनके विरुद्ध गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं हैं, उनको टिकट पार्टियां दें और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं जो कि जिलाधिकारी होते हैं, ये ज़िले में प्रमुख निर्वाचन अधिकारी होते हैं, वो इन्हीं लोगों के नॉमिनेशन को ओके करें। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन फ्रेम कर रखा है कि भाई जो लोग अपने आपराधिक बैकग्राउंड को छिपाएंगे, अपने पर निर्भर जो व्यक्ति हैं उनके संपत्ति के बारे में ब्यौरा छिपाएंगे और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या बैकग्राउंड के बारे में जो ब्यौरा है उसको छिपाएंगे, तो उस आधार पर उन्हें चुनाव जीत जाने के बाद भी निरर्ह यानी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, निरर्ह घोषित किया जा सकता है। तो ये भ्रष्टाचार मुक्ति के अन्य उपाय हैं। इसमें देखिए हमने
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर थोड़ा सा फोकस किया है, क्योंकि यूपीएससी ने जीएस पेपर सेकंड के तहत मुख्य परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ रखा है। तो 2019 में इसने 180 देशों की सूची जारी की थी, जिसमें भारत 80वें नंबर पर था। पोजीशन भारत की थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी पीछे होने के कारण ये इससे पता चलता है, ये दर्शाता है कि भारत में भ्रष्टाचार अभी भी एक गंभीर स्थिति में है और इससे निजात पाने के लिए सरकार को अभी बहुत मशक्क़त करने की ज़रूरत है। तो यह एक गंभीर स्थिति को बयां करता है। देखिए इसमें लिखा गया है, अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किस तरह से ये आंकड़े जुटाता है, ये परसेप्शन इंडेक्स है, यानी लोगों का नज़रिया क्या है सरकार के प्रति। तो इसमें देखिए कमज़ोर संस्थानिक ढांचा, लोग कहते हैं कि साहब हम दरोगा से ले करके और ऊपर तक हर जगह हमको लूटा जाता है, संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती हैं, जो कानून है भ्रष्टाचार रोधी वो भी ठीक से काम नहीं करते हैं। तो भ्रष्टाचार रोधी जो कानूनों की निष्प्रभाविता है वह भी इसी में है। इसके अलावे घूसखोरी, ये तो एक आम बात है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी घूस नहीं लेता है तो वो माना जाएगा कि उसने पगार नहीं लिया और फिर वो उसके घर की साग सब्जी नहीं चलेगी। तो इसी प्रकार से जो मूलभूत सेवाएं हैं, पेयजल से संबंधित है, आवास संबंधी है, विद्युत संबंधी है या नालियों की साफ सफाई संबंधी है, इन तमाम तरह के जो मूलभूत सेवाएं हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा को भी इसमें रख सकते हैं, उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार है। सच्चाई तो यह है कि आज की डेट में जुडिशियरी और पुलिस के बाद यदि सबसे भ्रष्ट कोई विभाग है तो वो स्वास्थ्य और शिक्षा ही है। तो मूलभूत सेवाओं की अनदेखी आदि के आधार पर यह परसेप्शन सूचकांक तैयार किया जाता है। इस रैंकिंग में जो देश जितना ही पीछे होता है उसे लोग उतना ही भ्रष्ट मानते हैं। ये बात इसमें बताई गई है ताकि आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में भी जान सकें और मुख्य परीक्षा में जैसा प्रश्न आया है तो उसमें भी आप लिख सकें। तो मैं समझता हूं कि आपने गवर्नेंस के अंतर्गत भ्रष्टाचार संबंधी यह जो टॉपिक था उसको ठीक से समझा होगा। इसमें समस्त पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। आगे भी देखते रहिए इस तरह के वीडियो। धन्यवाद।